प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि भारत में छपाई आने से समाज प्रभावित हुआ। धीरे धीरे अब लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति जगी, जिसके चलते वे अपने निजी जिंदगी, अनुभवों और रिश्तों पर लिखने लगे। अपने अनुभवों को लिखने के लिए भारतीयों ने उपन्यास को एक माध्यम के रूप में चुना। बच्चों, यूरोप में इस समय तक उपन्यास एक साहित्यिक विधा के रूप में विकसित हो चुका था और भारत में इस विधा को अपनाते हुए भारतीय प्रवेश और संस्कृति पर आधारित उपन्यास लिखने शुरू कर दिए। उपन्यास के अलावा अन्य साहित्यिक विधाओं में गीत, कहानियां, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लिखना भी शुरू हो गया। बच्चों, 19वीं सदी के अंत तक दृश्य संस्कृति भी विकसित हुई। दृश्य संस्कृति का अर्थ होता है चित्रों के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त करना। अब मुद्रण केवल लिखकर ही नहीं, केवल छपाई ही नहीं, बल्कि तस्वीरों के माध्यम से भी सामने आया, अस्तित्व में आया। मुद्रण के द्वारा चित्रों की, यानी जो तस्वीर एक बार छप जाती थी, उसकी नकल करना आसान हो गया। राजा रवि वर्मा अपनी पेंटिंग की प्रिंट कॉपी भी निकालने लगे। बच्चों, राजा रवि वर्मा ने मिथिकीय कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र बनाए, जो उन्होंने अपने रवि वर्मा प्रेस में ही छापी। अब बच्चों, आम आदमी भी तस्वीरें खरीदकर अपने घरों और दफ्तरों को सजाने लगे। इन छपी तस्वीरों में धीरे धीरे आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति, समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग गढ़ने शुरू हो गए। 1870 के दशक में पत्रिकाओं और अखबारों में व्यंग्य चित्र या कार्टून छपने लगे। बच्चों, व्यंग्य चित्र का अर्थ होता है कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जो कटाक्ष किए जाते हैं, जो मजाक उड़ाया जाता है, अब पत्रिकाओं और अखबारों में उन्हें स्थान मिलने लगा। महिलाएं और मुद्रण। बच्चों, महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाओं पर गहनता से लिखा जाने लगा। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी में प्रिंट संस्कृति का विकास पहले ही हो गया था। हिंदी में प्रिंटिंग की शुरुआत 1870 के दशक में हुई। बच्चों, महिलाओं पर लिखा जाने लगा और कैलाशवासिनी देवी ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा यह बताने की कोशिश की कि महिलाएं घरों में बंदी हैं, वे अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं। साथ ही यह भी बताया कि सारा दिन वे काम के बोझ से दबी रहती हैं। 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की हालात के बारे में लिखा। अब महिलाओं द्वारा पत्रिकाएं भी संपादित की जाने लगी, जिनमें मुख्य रूप से औरतों की तालीम, तालीम का अर्थ होता है बच्चों शिक्षा, विधवा जीवन, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खों के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए अब महिलाओं द्वारा संपादित पत्रिकाओं में ये सारे मुद्दे धीरे धीरे अपना स्थान लेते चले गए। बंगाल में केंद्रीय कोलकाता का एक पूरा इलाका, जिसे बटाला कहा जाता है बच्चों, यह किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ धार्मिक इश्तिहारों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो मिलते ही थे, साथ ही सनसनीखेज साहित्य भी मिलता था। बच्चों, फेरी वाले बटाला के प्रकाशन को लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त अपने मनपसंद किताबें पढ़ने को मिल गई। महिलाओं की जिंदगी को मुद्रण ने किस प्रकार बदला, आइए सकारात्मक पहलू यानी वे पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते हैं जो महिलाओं की जिंदगी में आए। मध्यम वर्ग की महिलाओं में पढ़ने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी। कई उदारवादी पुरुष, चाहे वह पिता था या पति, ने महिला शिक्षा पर बल देना शुरू किया और उन्हें घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भी भेजा जाने लगा। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को भी जगह दी और नारी शिक्षा की जरूरत के महत्व के बारे में भी बताया गया। बच्चों, उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के अनुसार पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए होने लगा।
मुद्रण ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, लेकिन रूढ़िवादी हिंदू और मुसलमान, बच्चों रूढ़िवादी का अर्थ होता है कि प्रचलित परंपराओं को मानने वाले, इन लोगों ने स्त्री शिक्षा का विरोध किया। उनका मानना था कि पढ़ने से लड़कियों का दिमाग खराब हो जाएगा और वे विधवा हो जाएंगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है। इसी कड़ी में राम चड्ढा की स्त्री धर्म विचार में उन्होंने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख दी और यह कृति बेस्ट सेलिंग रही, यानी सबसे ज्यादा बिकने वाली कृति रही। लेकिन बच्चों फिर भी औरतों ने इन प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुपचुप ढंग से पढ़ना लिखना सीख लिया। हालांकि कुछ परिवारों ने बेटियों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की अनुमति दे दी, लेकिन फिर भी औरतों ने अपने पढ़ने की जिद जारी रखा। 19वीं सदी के प्रारंभ में एक कट्टर रूढ़िवादी परिवार में कन्या रस सुंदरी देवी ने बंगाली भाषा में आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। बच्चों आमार का अर्थ होता है हमारा जीवन, और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी थी। हमने महिलाओं के जीवन के बारे में देखा कि छपाई से उनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ। हमने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पढ़े। प्रिंट और गरीब लोग। बच्चों 19वीं सदी में मद्रास के शहरों में सस्ती और छोटी किताबें बिकने लगी और ये किताबें हर चौक चौराहे पे मिल जाती थी, जिसकी वजह से किताबें आम आदमी की पहुंच में आने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना होने लगी। अमीर लोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से पुस्तकालय बनाने लगे। बच्चों 19वीं सदी के अंत से जाति भेद पर लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा स्रोत ज्योतिबा फूले ने 1871 में गुलामगिरी लिखी, जिसमें उन्होंने जाति के आधार पर होने वाले अत्याचारों पर लिखा। महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर ने और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने जातीयता पर लिखना शुरू किया और उनका साहित्य पूरे भारत में पढ़ा गया। बच्चों प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना की गई और एक ऐसा समाज बनाने की मुहिम चलाई गई जिसमें सब बराबर हो। इसके लिए पत्र पत्रिकाएं और इश्तिहार भी छपने लगे। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बे लिखने के लिए अभी तक पढ़ाई नहीं की गई थी उनके द्वारा, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखना और छापना शुरू किया। कानपुर के मिल मजदूर के काशी बाबा ने छोटे और बड़े सवाल जो 1938 में लिखी उन्होंने, इसमें जातीय और वर्ग शोषण के बीच रिश्ते समझने की बात कही गई। सुदर्शन चक्र ने 1935 से 55 तक सच्ची कविताएं नाम का एक संग्रह छापा। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने पुस्तकालय बनाए और इसकी प्रेरणा उन्होंने बंबई के मिल मजदूरों से ली। ध्यान रखना है बच्चों, मिल मजदूर जो अनपढ़ भी थे और जिन्हें समय भी नहीं मिलता था, इन्होंने धीरे धीरे पुस्तकालय बनवाने भी शुरू कर दिए। यानी अब मुद्रण संस्कृति के माध्यम से गरीब जनता ने भी पढ़ना शुरू किया। इसी के साथ समाज सुधारकों ने भी मजदूरों के इन प्रयासों को संरक्षण दिया। समाज सुधारकों की ये कोशिश रहती थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, वे पढ़ें और राष्ट्रवाद की भावनाएं भी विकसित करने का प्रयास किया गया। प्रिंट और प्रतिबंध। प्रतिबंध का अर्थ होता है बच्चों नियंत्रित करना। अब मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? बच्चों जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। कंपनी के कुप्रशासन यानी कंपनी अच्छे से शासन नहीं कर रही थी और उनकी आलोचना करने वाले जब प्रिंट के माध्यम से उनके खिलाफ लिख रहे थे, छाप रहे थे, तो कंपनी को चिंता सताने लगी। इसी के साथ साथ बच्चों कंपनी के जो अफसर थे उनके काम की आलोचना अंग्रेज कर रहे थे, उनके खिलाफ भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। कंपनी को यह चिंता सताने लगी कि इन आलोचनाओं का जो लाभ है इंग्लैंड में अन्य व्यापारी कंपनियों को मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक भारत में जो व्यापार था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार था। प्रिंट के माध्यम से भारत में जो छापा जा रहा था
ईस्ट इंडिया कंपनी यह नहीं चाहती थी कि वह छपे और उन्होंने 1820 के दशक में कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने वाले जो कानून है पास करवा दिए। ब्रिटिश शासन से संबंधित जो भी साहित्य छापा जा रहा था उसे प्रोत्साहित किया जा रहा था। अखबार संपादकों ने अर्जी लगाई, एप्लीकेशन लगाई, जिसके चलते 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक ने प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा की बात मान ली। बच्चों, पुनर्समीक्षा का अर्थ होता है फिर से विचार करना, यानी 1820 के दशक में जो प्रेस की आजादी को लेकर कानून पास कर दिए गए थे उसके लिए बेंटिक ने फिर से सोचने की बात कही। और थॉमस मैकाले जो एक उदारवादी उपनिवेशवादी थे, उन्होंने प्रेस की पहले की आजादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। बच्चों, अभी तक हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करने वालों के लिए ऐसे कानून बनाए गए जिससे प्रेस पर प्रतिबंध लगा और बाद में मैकाले ने इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए नए कानून भी बना दिए। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासकों का रवैया बदलने लगा। बच्चों, 1857 के विद्रोह में राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित हो रही थी और अंग्रेजों को यह लगने लगा था कि कहीं उनका शासन ढह ना जाए। इसीलिए 1878 में आयरिश प्रेस एक्ट की तर्ज पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। बच्चों, वर्नाकुलर का अर्थ होता है देशी भाषाएं, यानी भारत की स्थानीय भाषाओं में छपने वाला जो साहित्य था उस पर रोक लगा दी गई। इसमें समाचार और संपादकीय पर सेंसर लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। यदि कोई अखबार सरकार के खिलाफ लिखता था तो उसे चेतावनी दे दी जाती थी और यदि चेतावनी का असर नहीं होता था तो प्रेस बंद कर दी जाती थी और प्रिंटिंग प्रेस को जब्त भी कर लिया जाता था। लेकिन दमन की नीति के बावजूद भी राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में फैलते चले गए। उन्होंने ब्रिटिश शासन की जो कमियां थी उसे बताना जारी रखा। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1907 में जब पंजाब के क्रांतिकारियों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, जब क्रांतिकारियों को काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति हमदर्दी जताई। बच्चों, चाहे दमन की नीति अपनाई गई थी, फिर भी राष्ट्रवादी भावनाएं पूरे देश में फैल गई थी। आज हमने देखा कि मुद्रण संस्कृति ने भारतीय महिलाओं, भारतीय गरीब जनता जिनमें मजदूर शामिल थे और प्रिंट और प्रतिबंध ने भारतीय समाज को किस तरह प्रभावित किया और राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रिंट की क्या भूमिका रही। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।